हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्कोरिंग आइडिया और मैं हूं आपका टीचर सौरभ। बच्चों, आज हम लोग मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम क्लास 12th का जो चैप्टर है वो करने वाले हैं। इसमें स्पेशली हम लोग ये इसका वीडियो का सेकंड पार्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैंने जो आपका वैल्यू एडेड मेथड होता है वो पूरा पढ़ाया है इसमें। तो आपको उसका लिंक जो है वो आई बटन में मिल जाएगा और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मैं दे दूंगा, वो आप वीडियो जाके पहले देख लेना। और उसके बाद आप ये जो सेकंड पार्ट है हमारा इनकम मेथड जो मैं आज शुरू कर रहा हूँ, हम आप उसको उसके बाद आके पढ़ना, आपको पूरा कॉन्सेप्ट आराम से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। बच्चों, इसमें देखिए इनकम मेथड की जब हम बात करते हैं तो इनकम मेथड में बेसिकली आप पहले थोड़ा सा इसका ब्रीफ समझ लीजिए कि इकोनॉमी में डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं। उसमें इकोनॉमी के अंदर में जो इनकम का जनरेशन होता है वो अलग अलग सेक्टर्स से होता है और अलग अलग वेज में होता है। तो जैसे कि हमने जो वैल्यू एडेड मेथड पढ़ा, तो उसमें हम लोग प्रोडक्ट जो होता है उसके ऊपर देखते हैं कि प्रोडक्ट्स के ऊपर जो डिफरेंट हमारा वैल्यू ऐड होता है तो उससे जो इनकम जनरेट होती है, हमने उसके बारे में पढ़ा। अब अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे इनकम के जनरेशन के और भी अलग अलग जो वेज होते हैं, मेथड्स होते हैं, तो उनको भी इंक्लूड करना ज़रूरी है। तो उसी के लिए हम लोग हमारा सेकंड मेथड यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं इनकम मेथड। अब ये इनकम बेसिकली क्या है, जो आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर में जो इनकम जनरेट होता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब होता है जो प्रोडक्शन किया जाता है उसमें जो सर्विसेज लगाई जाती हैं, जैसे जो उसमें सैलरी दी जाती है, वेजेस दिए जाते हैं और डिफरेंट अलग अलग फॉर्म्स में फैक्टर्स, इंटरेस्ट होता है, रेंट होता है, रॉयल्टी होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो उसमें इंक्लूड होती है। और वो अलग अलग जो सेक्टर्स होते हैं वो हर जगह पे वहाँ से वो सर्विस के फॉर्म में जो हम फैक्टर सर्विसेज देते हैं उसके फॉर्म में इनकम जनरेट होता है। तो बच्चों उस वहाँ से भी हमें डेटा लेना ज़रूरी है, क्योंकि एक प्रोडक्ट को से हमको एक लिमिटेड सेक्टर का जो डेटा होता है वही मिल पाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इनकम और भी जगह जनरेट होती है। तो जैसे अब अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसका इनकम जो होगा वो किसी प्रोडक्शन सेक्टर से हमको नहीं मिल पाएगा। जो एक लॉयर होता है, अगर वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है तो उसका इनकम हमारे सामने नहीं आएगा। कोई डॉक्टर अगर क्लिनिक खोल के बैठा है उसका इनकम हमारे पास नहीं आएगा। कोई टीचर अगर क्लासेस दे रहा है या कोचिंग दे रहा है तो उसकी इनकम हमारे पास नहीं आएगी। तो ऐसे बहुत सारे, कोई प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, ऐसे बहुत सारे ऑक्यूपेशंस होते हैं जिसमें आप जो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है तो वहाँ से इनकम जो होती है वो आपको पता नहीं चल पाती है। तो ऐसे ही हमको इनकम मेथड को यूज़ करके सारे जो सेक्टर्स होते हैं उनको क्लासीफाई करके हम वहाँ से भी इनकम लेते हैं। तो एक वैल्यू एडेड हो गया, दूसरा इनकम मेथड हो गया, और तीसरा जो हम देखते हैं वो एक्सपेंडिचर मेथड होता है। वो उसमें गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर होता है उसके थ्रू भी जो इनकम जनरेट हो रहा होता है हम वहाँ से भी लेते हैं। तो वो हम इसके बाद वाली वीडियो में रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इनकम मेथड में। तो ये इनकम मेथड में ये जनरेशन ऑफ इनकम जो होता है ये कहाँ से होता है बच्चों? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसको हम शॉर्ट में FOP लिख रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन में बेसिकली जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज होता है वो क्या क्या यूज होता है बच्चों? पहला जो होता है वो हो गया लैंड। ठीक है, लैंड जो होता है, अब लैंड से अगर हम देखें तो इसके अगर आप किसी फर्म को कुछ प्रोड्यूस करने के लिए या इवन अपने ऑपरेशंस जो होते हैं उनको रन करने के लिए आप अपना अगर लैंड देते हो या आप अपना कोई प्रॉपर्टी दे देते हो, जैसे कि कोई शोरूम है, कोई ऑफिस है, कोई भी स्पेस आप दे देते हो, तो इन रिटर्न आपको वहाँ पर से एक इनकम का जनरेशन होगा। उनका तो जो होगा वो आपको क्या देंगे? वो फर्म्स जो फर्म्स आप जिन फर्म्स को दोगे या आप एक कोई फर्म को दोगे तो वो आपको इन रिटर्न आपको क्या देगा? वो आपको रेंट देगा। तो लैंड के ऊपर में आपको रेंट मिलता है, ये एक फैक्टर सर्विस जो होता है उसके बदले उसको फैक्टर पेमेंट मिलता है। फिर दूसरा फॉर्म हो सकता है बच्चों की या तो आपने किसी फर्म को कैपिटल दे दिया हो। कैपिटल इन द सेंस कि किसी फर्म के पास अगर मान लो कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई फर्म का ओनर है, कोई प्रोपराइटर है, उसके पास सफिशिएंट कैपिटल नहीं है, तो वो अपने हिसाब से जितना उसके पास होता है वो कैश या जो भी होता है वो इन्वेस्ट तो करता ही है। साथ में वो मार्केट से, यहाँ वहाँ से, बैंक से, बहुत जगह से वो पैसे जो होता है वो अपने कैपिटल में इंक्लूड करके उसको बढ़ाता है और उसके बाद उनको रिपे करता है एज लोन। तो उस केस में क्या होता है, अगर आपने किसी भी फर्म को प्रोड्यूस करने के लिए कैपिटल दिया हुआ है तो उसके बदले वो आपको इंटरेस्ट पे करेगा। तो ये भी एक जनरेशन ऑफ इनकम है। ठीक है, कि आपने कैपिटल दिया और उसके बदले वो मल्टीप्लाई होकर इंटरेस्ट के साथ आपको वापस मिल रहा है। तो ये भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया। तीसरा होता है बच्चों लेबर। लेबर का मतलब होता है कि आप अपना मैन पावर जो होता है वो देते हैं।
तो उसके बदले अब जैसे आप जॉब कर रहे हो या आप अगर कोई स्मॉल जो पेटी वर्कर्स होते हैं, छोटे छोटे वर्कर्स होते हैं, जैसे कि जो मजदूरी का काम करते हैं, कुछ सामान उठाते हैं, कुछ कारपेंटर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो उस केस में उनको डेली वेजेस के फॉर्म में इनकम मिलती है। या तो वो वेज मतलब कोई भी जो लेबर होगा वो आपको दो फॉर्म्स में मिलेगा, उसका जो रेम्यूनरेशन होता है या फिर उसके ऊपर जो आपको फैक्टर पेमेंट मिलेगा वो वेजेस के फॉर्म में मिलता है या फिर आपको सैलरीज के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, सैलरीज। तो ये हो गया आपका लेबर और मैन पावर के बदले जो आपको रिटर्न ऑफ इनकम मिलती है वो है। और उसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो होता है बच्चों एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है बच्चों? कोई भी बिजनेस अगर कोई ओनर होता है बच्चों, अगर मान लो कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने अपने एक बिजनेस अपना खड़ा किया है, तो वहाँ तो मैं काम कर रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू मतलब लाइक बिजनेस फील्ड में मैं बहुत स्पेसिफिक नहीं जाऊँगा, ये एक्चुअली बिजनेस स्टडीज़ के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए है मेनली, कि एक कंपनी या फर्म जो होता है अगर वो रजिस्टर्ड है तो वो उस कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है। तो अगर इनफैक्ट कंपनी मेरी ही है लेकिन उसके बाद भी मैं अपने आप को इन्वेस्ट करता हूं कंपनी में उसको चलाने के लिए। तो जस्ट लाइक अगर मैं ओनर हूं, नो डाउट जो प्रॉफिट है वो पूरा मेरा है, बट जो कंपनीज के ओनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पूरा एक लाइक उनका जो भी इनकम होता है उस प्रॉफिट के फॉर्म में वो पूरा का पूरा विड्रॉ नहीं करते, वो एक मंथली सैलरी वहां से विड्रॉ करते हैं जो अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को पूरा करने, एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट इज कंटेन्ड इन द बिजनेस एज कैपिटल। वो उसमें कैपिटल बना के रखा हुआ होता है उन्होंने, और वही मल्टीप्लाई होता रहता है और उसके बाद उसी से बिजनेस को एक्सपैंड किया जाता है। तो एंटरप्राइज जब हम देते हैं तो उसके रिटर्न में जो हम इनकम मिल रहा है तो ये बेसिकली एक्चुअली प्रॉफिट है। वो उसमें आप प्रॉफिट के साथ आप पूरा विड्रॉ कर लो या वो आपकी मर्जी है, क्योंकि आप ओनर हो, डिसीजन मेकर आप हो। तो इसको बदले हम लोग जो इसका जो रेम्यूनरेशन होता है या जो फैक्टर पेमेंट होता है वो हम नॉर्मली प्रॉफिट को मानते हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई अपना एंटरप्राइज देता है, अपना एफर्ट, अपनी मेहनत देता है तो उसके बदले बिजनेस उसको प्रॉफिट देगा। तो ये 4 टाइप के बच्चों फैक्टर पेमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से अब इन्हीं की वजह से हम लोग इनकम मेथड को एक दूसरे नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट मेथड। फैक्टर पेमेंट मेथड, ठीक है। और इसका एक और नाम होता है वो भी आप जान लीजिए, क्योंकि कई बार होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वगैरह में आपको नाम चेंज करके दे देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये क्या है, हमने तो दूसरा कुछ पढ़ा था। तो उस केस में क्या होगा, आपको जितने भी टर्म्स उसके सिनोनिम की तरह यूज करते हैं वो चीज़ आपको पता होना चाहिए वाइल अटेम्प्टिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं दूसरे वाले को डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड। ये सब कुछ सेम है। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या होता है कि अगर कोई प्रोडक्शन प्रोसेस होता है तो एज अ होल जो भी प्रॉफिट आया उसी प्रॉफिट का अलग अलग स्टेक होल्डर्स को शेयर दिया जाता है। किसी का कमीशन बना, किसी का प्रॉफिट में से ही कोई डिविडेंड गया, किसी को लाइक उसका इंटरेस्ट उसी से पे किया जा रहा है, किसी के शेयर के बदले उसको रिटेन्ड अर्निंग रख के बाकी को डिविडेंड दिया जा रहा है, या जो भी वो हम अलग अलग, किसी को कमीशन हो रहा है, अलग अलग वेज में स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनको उनका पैसा वापस दिया जाता है। किसी को इंटरेस्ट पे किया जाता है कैपिटल के बदले, किसी को सैलरी दिया जाता है, किसी को वेजेस दिया जाता है। तो इसको हम इसी वजह से बोलते हैं कि पूरा प्रॉफिट या जो आपका रेवेन्यू होता है वो आपके पास लाइक जब उसको रिसीव कर लेती है कंपनी या उसका ओनर जो होता है, फिर वो डिवाइड करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं, इसको डिफरेंट शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग द स्टेक होल्डर्स। जैसे कि कंपनीज होती हैं, उनको जब बहुत प्रॉफिट होता है तो वो क्या करती हैं, डिविडेंड जो होता है वो अपने शेयर होल्डर्स को भी देती हैं, उसी से अपने सैलरीज में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको इंक्रीमेंट देती हैं, उनको बोनसेस देती हैं, और बाकी का जो होता है वो अपने पास रखती हैं फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। तो इसी वजह से इसको हम बोलते हैं क्या नाम है, डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड। अब आते हैं बच्चों हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। इसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली जो फैक्टर इनकम होता है उसके बेसिकली अकॉर्डिंग टू द, ये जो है हमने अभी ऑलरेडी बात कर लिया इसके बारे में, बट ये मैं नंबर्स के थ्रू क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपको इंक्लूड करना है वाइल लाइक सॉल्विंग द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। जो आपका न्यूमेरिकल आएगा वो इनके ऊपर बेस्ड होगा। ये थ्योरेटिकल मैंने समझा दिया, बट अब इसको हम जो ये कंपोनेंट की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो आप अच्छे से बेटा ध्यान से समझना आप लोग।
देखिए सबसे पहले जो आपका पोर्शन होता है इसमें, इसको हम बोलते हैं सीओई जो है, ये होता है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है बच्चों? कॉम्पेंसेशन जो होता है वो नॉर्मली क्या होता है कि जो फैक्टर सर्विसेज एम्प्लॉयज जो होते हैं वो कंपनी को दे रहे हैं, ठीक है, तो इन रिटर्न उनको क्या मिल रहा है फैक्टर पेमेंट में, वो पार्ट होता है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, तो इसके अंदर में बच्चों तीन तरह से आप जो फैक्टर जो सर्विसेज के बदले पे करते हो एम्प्लॉयज को कंपेंसेशन, वो तीन टाइप से करते हैं। पहला जो होता है बच्चों वो होता है वेजेस और सैलरीज इन कैश। कैश में मतलब क्या मतलब हुआ इसका कि या तो आप उनके बैंक अकाउंट में आपको मंथली सैलरी जो होता है वो ट्रांसफ़र कर दोगे, हर महीने के एंड में वाले डेट में उनकी सैलरीज आ जाती हैं, या फिर नेक्स्ट डे फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ आ जाती है, या फिर आप उनको चेक से पे करते हो, या फिर उनको इन हैंड कैश पे करते हो। बट वो सैलरीज जो होती है वो आप उनको कैश में पे करते हो। अगर आपकी सैलरी स्लिप है तो उस पर लिखा होता है कि आपको किस वे में पे किया जाएगा और कितना पे किया जाएगा, तो वो आपका कैश है। वेजेस भी आप कैश में पे करते हो, जो एक दिन का मजदूर को पे किया जाता है, या डेली वेजेस जो होते हैं, जो डेली बेसिस पे उनको जिनको काम पे रखा गया है उनको वेजेस पे किए जाते हैं, तो ये दोनों कैश में हो गया। उसके बाद दूसरा होता है, यहीं तक लिमिटेड नहीं होता है, इसके अलावा जो होता है वो आपका जो होता है वो काइंड होता है। जैसे इसमें लिखता हूँ वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। ये क्या है बच्चों काइंड का मतलब? काइंड का मतलब ये होता है कि जो कैश मिला वो तो मिला ही मिला, इसके साथ कई बार कंपनीज जो होती हैं या जो फर्म्स होते हैं वो आपको एडिशनल बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं जिसका एक मार्केट वैल्यू होता है। जस्ट लाइक अगर मैं आपको एम्प्लॉय करता हूं एज एन एम्प्लॉयर, तो मैंने आपको एक कैश सैलरी जो होता है वो तो मैंने दिया हर महीना। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको एक इंश्योरेंस भी देता हूं साथ में, और उसका प्रीमियम कंपनी पे कर रही है आपके बिहाफ में, आपको तो नहीं पे करना पड़ा। बट जब भी आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी आप उसको कैशलेस आप जाके उसका क्लेम लेके आप उससे ट्रीटमेंट करा सकते हो। मेडिकल इंश्योरेंस है या किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस है वो आप करा सकते हो। उतना पैसा तो आपका सेव हो गया जो आपकी सैलरी से खर्च हो जाता, तो वो भी एक तरह से एक लाइक आपकी सैलरी जो होती है वो कैश के फॉर्म में नहीं होकर एक काइंड मतलब एक अदर वे में आपको सैलरी में इंक्रीज दिया जा रहा है, लाइक एक इंसेंटिव जिसको आप बोल सकते हो, या फिर आप उसको पर्क्स बोलते हैं हम लोग नॉर्मली। तो इसको कई बेनिफिट्स के फॉर्म में दिया जा सकता है। कई बार आपको कन्वेंस अलाउंस पे कर दिया जाता है, कई बार आपको मेडिकल अलाउंस पे किया जाता है, कई बार आपको कुछ टूर वगैरह जो हम करते हैं उसके बेसिस पे वो स्पॉन्सर्ड कर देती है, कंपनी स्पॉन्सर कर देती है। तो जो भी आपके ट्रैवल को लेके, आपके स्टे को लेके, किसी भी चीज़ को, तो अल्टीमेटली उसका एक मॉनेटरी वैल्यू, अगर आपको होटल में रुकने के लिए अगर 2 दिन के लिए कंपनी पे करती है, वो आप घर से पैसे लगा के पे करते तो आपको एक कॉस्ट पे करना पड़ता, वो पैसा बच गया, तो जो पैसा बच गया वो आपके सैलरी में एक इंक्रीमेंट माना जाता है। तो इसलिए ये दूसरा पार्ट होता है हमारी सैलरी का। अब बच्चा तीसरा जो होता है वो होता है एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ये बच्चों बेसिकली आपको शायद पता होगा भी बहुत कि जो भी आपको सैलरी मिलती है किसी भी एम्प्लॉयर के साइड से, तो उसका एक छोटा पोर्शन जो होता है हर महीने आपको आपके प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जस्ट लाइक अगर आपकी सैलरी 25,000 है तो आपको इन हैंड हर महीने सपोज 23,000 जो होती है वो सैलरी दी जाती है, और 2,000 रुपये उसमें से जो बचते हैं वो आपके पीएफ अकाउंट में कंपनी हर आपसे लाइक उनकी पॉलिसी में ही होता है कि आपको जो भी बेसिक सैलरी आने वाला है उस सैलरी का एक पर्टिकुलर परसेंटेज जो होता है वो आप अपने पीएफ अकाउंट में डालोगे, और वो सेम अमाउंट जो होता है वो कंपनी भी आपके बिहाफ में डालेगी। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, तो अगर आपका सैलरी में से 2,000 रुपीज़ जमा हो रहे हैं हर महीने आपके पीएफ अकाउंट में, तो एक्चुअली वो 4,000 जमा हो रहते हैं, 4,000 रुपये जमा किया जा रहा है। 2,000 आप डाल रहे हो अपनी सैलरी से काट के, और 2,000 कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हो वो आप अपनी तरफ से आपके अकाउंट में डाल रही है। ये एक प्रोविडेंट फंड का फॉर्मूला होता है। तो इन शॉर्ट आपके हर महीने 4,000 4 के जो है कंपनी आपके
प्रोविडेंट फंड में डाल रही है, जिसके ऊपर एक लॉन्ग टर्म में जैसे 20-30 ईयर्स के बाद जब आप रिटायर होते हो तो वो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट आपको मिलता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेचुइटी। तो ग्रेचुइटी मतलब हुआ कि जैसे ही आप रिटायर होगे आपका हाथ बिल्कुल खाली नहीं होगा, क्योंकि आप सारे स्पेंड कर चुके होगे। आप सेविंग्स आप कितना रख लोगे कि पूरी लाइफ चल जाए। तो उस केस में एक बहुत मोटा अमाउंट हो जाता है जो आपको कंपनी रिटायरमेंट के बाद आप अपने पीएफ से विड्रॉ करते हो, और फिर उससे आप अपना उसे प्लान्ड वे में आप इन्वेस्ट करके या कहीं भी फिक्स डिपॉजिट करके अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर्ड कर लेते हो इवन आफ्टर रिटायरमेंट। तो ये हो गया बच्चों आपका एम्प्लॉइज सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है बच्चों रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट आपको समझा दिया मैंने, आपको पहले से भी पता है कि रेंट क्या होता है। रॉयल्टी बच्चों ये एक्चुअली होता है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट मीन्स ये कुछ भी हो सकता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपका वॉइस भी हो सकता है, आपका फेस हो सकता है, आपका ब्रांड वैल्यू हो सकता है। एनीथिंग कैन बी एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसका राइट आपके पास है। अब जैसे कि अगर मैं एक फेमस सेलिब्रिटी हूं, अगर मैं कोई सिंगर हूं, अगर मैं कोई एक्टर हूं, और मेरे वॉइस को या मेरे मेरे फेस को बिना मेरे कॉन्सेंट के कहीं यूज़ नहीं किया जा सकता है, और अगर किसी ने किया है तो उस केस में मैं उसके ऊपर कॉपी रॉयल्टी जो होता है मैं उससे चार्ज कर सकता हूं और उसको पे करना पड़ेगा। तो इस वजह से ये भी एक काइंड ऑफ जो फैक्टर इनकम होता है कि बहुत लोग अपना फेस बेच के, जैसे जो ये इतने स्टार्स होते हैं, ये होते हैं, ये एंडोर्समेंट का पैसा क्यों लेते हैं? वो अपना फेस दे रहे हैं, वो अपना वॉइस यूज़ करने के लिए देते हैं कहीं भी, तो उसके बदले वो पैसे चार्ज करते हैं। अब उनकी मर्जी है, उनके कॉन्सेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चार्ज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। बट आप विदाउट कॉन्सेंट उनके फेस को आप नहीं यूज। अब कोई भी सेलिब्रिटी का, अगर मैं कोई कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ तो मैं वहाँ पर किसी फेमस सेलिब्रिटी का जस्ट टू प्रमोट माई सेल्फ मैं वहाँ पर किसी का वो लगा दूँ, होर्डिंग लगा दूँ, तो मैं उनके बिना कॉन्सेंट के नहीं ले सकता हूँ। ठीक है, उसके लिए मुझे रॉयल्टी पे करना पड़ेगा। इसी तरह बहुत सारे होते हैं, पेटेंट्स होते हैं, कॉपीराइट्स होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के राइट्स वगैरह होते हैं। तो उसके ऊपर में जो बच्चों में जो इनकम जनरेट होती है उसके थ्रू जो लोग अर्न करते हैं वो होता है रॉयल्टी। अगर मैंने कोई पोएम लिखी है और उसका सॉन्ग बन गया तो उसके बदले कंपनी मुझे पे करेगी, म्यूजिक कंपनी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर रॉयल्टी मिलता है आपको। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरेस्ट। ये आपको बेसिकली क्या होता है, कैपिटल के ऊपर मिलता है। जो भी फर्म्स जो होते हैं वो अलग अलग जगह से जो फंड्स रेज करते हैं, जो लाइक अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट फाइनेंसर हो, चाहे इवन पब्लिक हो, तो उसके बदले उन्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो जैसे इंटरेस्ट पे करते हैं तो वो इनकम जनरेट होता है। अगर मैंने किसी को, मेरे पास काफ़ी पैसे पड़े हैं और मैंने कहीं पर उसको बोलता है ना आप इंटरेस्ट पे लगा दो पैसे, तो बहुत लोग ऐसे भी इंटरेस्ट पे अर्न करते हैं। तो उसके थ्रू आपको इंटरेस्ट मिलता है, और इंटरेस्ट बहुत अलग अलग जगह से आप अर्न कर सकते हो, अलग अलग फॉर्म्स में। तो उतना हम अंदर डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आप इंटरेस्ट का मतलब हो गया जनरेशन ऑफ इनकम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद बच्चों प्रॉफिट होता है, जो हमारा एंटरप्राइज के लिए होता है, जो हम अपने आप को इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, उसके बदले हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हो। तो वो प्रॉफिट जो होता है रेवेन्यू के फॉर्म में जो होता है, वही आपका फैक्टर पेमेंट है, जो एक फर्म ओनर या एंटरप्रेन्योर के लिए होता है। और लास्ट में जो बच्चों अभी हम शुरुआत में जब बात कर रहे थे वो था हमारा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है, जो रेगुलर जो एम्प्लॉयमेंट का जो तरीका होता है कि एक एम्प्लॉयर है, एक फर्म का ओनर है, वो कुछ लोगों को जॉब देता है, लोग जाते हैं जॉब, अपनी फैक्टर सर्विसेज देते हैं, एक सैलरी लेके आते हैं। बट बहुत जगह पे आपने देखा होगा कि हर किसी को तो जॉब्स जो होते हैं वो पॉसिबल नहीं है। इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ के आसपास है। ना गवर्नमेंट के पास इतना कैपेसिटी है कि वो हर एक इंडिविजुअल को जॉब दे, ना प्राइवेट फर्म्स के पास इतना है कि वो हर इंडियन को एक जॉब जो होता है उनके लिए सिक्योर करे। तो बहुत लोग क्या करते हैं, वो ना फर्म्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, ना गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो अपना काम शुरू करते हैं। तो दीज आर बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर अब इसमें बहुत अलग अलग लेवल्स हैं। जो छोटे स्टार्टअप्स होते हैं वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। एक टेलर जो होता है वो 2 मशीन लेके बैठ गया कहीं भी एक शॉप लेके, वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है। एक रिटेलर किसी चीज़ का है वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है। एक होलसेलर है वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, एक इंडिविजुअल जब अपने आप को एम्प्लॉय करता है अपने काम के लिए, तो वो हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड। जैसे जो ट्यूटर्स होते हैं या जो कोच होते हैं, या अलग अलग जो फील्ड्स में अलग अलग लोग होते हैं, इलेक्ट्रिशियन हो सकता है, प्लम्बर हो सकता है, कोई भी किसी भी टाइप का इंटीरियर डिज़ाइनर हो सकता है, एनी प्रोफेशन,
लॉयर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, बहुत अलग अलग प्रोफेशनल्स होते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। वेब डिज़ाइनर्स हो सकते हैं जो फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, वो किसी के अंडर में, किसी एम्प्लॉयर के अंडर में काम नहीं करते हैं, तो ठीक है, तो उनकी भी इनकम जनरेट होती है, तो वहाँ से भी आपको फिगर लेना पड़ता है। तो जब ये पांचों फिगर को बच्चों हम जोड़ लेते हैं सारा, तो एक बड़ा अमाउंट बनता है, उसी को हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। अब ये फैक्टर इनकम जो होता है ये 5 फॉर्म्स में होता है और इसी को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बच्चों हम आ जाते हैं अब अपने मेन मुद्दे पर, यानी कैलकुलेशन अब कैसे करेंगे। ये तो हमने कैलकुलेट, जो उसमें कंपोनेंट्स होंगे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए। अब हम जो कैलकुलेशंस करेंगे तो उसके लिए बेसिकली जब हम यूज़ करेंगे, जो फॉर्मूला वगैरह जब हम यूज़ करेंगे वो क्या होगा, कैसे हमारे सामने जो क्वेश्चन होगा वो आएगा। तो जो भी क्वेश्चन आपके सामने होगा वो लाइन से आइटम्स दिए होंगे और उसके फिगर्स दिए होंगे और आपको क्लियर लिखा होगा कि आपको कैलकुलेट क्या करना है। तो सबसे जो इसमें इनकम मेथड के थ्रू जब हम लाइक नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा आइडेंटिफाइंग द एंड क्लासिफाइंग द इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज या सेक्टर्स जो होते हैं, आपको पहले वाले जो हमने मेथड किया उसमें भी है, तीनों मेथड्स में सिमिलर चीज़ है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। टर्शियरी, यही 3 सेक्टर्स होते हैं, तीनों सेक्टर्स में इनकम जनरेट होता है। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों सेक्टर्स के फैक्टर पेमेंट्स जो होते हैं उनको लाइक इंडस्ट्रीज में क्लासीफाई करके वहां से उसका हम डेटा, रॉ डेटा जो होता है वो ले लेते हैं, ठीक है। तो यही जो होता है ना, जो हमने अभी 5 ये पढ़ा, ये जो 5, ये इनमें तीनों सेक्टर्स की इनकम आ जाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन पांचों को ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल तीनों सेक्टर का जो आपका वो आता है, क्या नाम है, फैक्टर सर्विसेज, वो इंक्लूड हो जाता है। तो आप यहाँ पर मेरे साथ लिखते चलिए कि इसके बाद जो, अब ये देखिए ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब एस्टिमेट द फैक्टर इनकम्स बाय द सेक्टर्स, मतलब पहला जो हुआ ये पहला हमारा स्टेप हुआ। अब हम यहाँ से दूसरे पे आए तो उसका जो फिगर्स होता है वो हम लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं, ये तो क्लासिफिकेशन हो गया। क्लासिफिकेशन के बाद दूसरा जो हुआ फैक्टर इनकम का एस्टिमेशन करना है, तो उसमें हम क्या करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी का तीनों का। अब आप ये लिखते चलिए मेरे सामने, यानी जो हमारा प्रैक्टिकल कैलकुलेशन होगा वो यहाँ सेकेंड स्टेप 2 से स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपको लिखना है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, COE लिखेंगे, ये पहला है। इसमें आपने क्या प्लस करना है, सेकेंड वाला जो पार्ट था हमारा वो था रेंट एंड रॉयल्टी, अगर क्वेश्चन में दिया है तो इनमें से 5 में से जो भी दिया हुआ वो आप इसी सीक्वेंस में सबको ऐड करेंगे, ठीक है। रेंट एंड रॉयल्टी भी हो गया। इसके बाद बच्चों तीसरा क्या है, इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट भी हो गया। फिर प्लस फोर्थ वाला क्या था, इंटरेस्ट के बाद प्रॉफिट, और प्रॉफिट के बाद आपका आ जाता है मिक्स्ड इनकम, इसको हम यहाँ पर शॉर्ट में MI लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों एक ध्यान देने वाली चीज़ क्या है, वो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, वो आप अपने कॉपीज़ में भी लिख लीजिए। ये जो 3 पार्ट्स होता है, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ठीक है, तो ये तीनों को हम लोग मिला के ऑपरेटिंग सरप्लस बोलते हैं बच्चों। तो कई जगह पे जब क्वेश्चन आएगा तो आप कंफ्यूज मत होना कि ऑपरेटिंग सरप्लस ये क्या है भाई, ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है, यानी ऑपरेशंस अपार्ट फ्रॉम द लाइक रेगुलर सैलरी और जो हम जो भी कॉस्ट हमारा लाइक इनकर होता है हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, अपार्ट फ्रॉम दैट आप ऊपर से और क्या क्या आपके खर्च आते हैं वो सब ये चीज़ों में आ जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं, एक बिजनेस के ऑपरेशन में जो सरप्लस कॉस्ट बियर करना पड़ता है किसी फर्म को या प्रोड्यूसर को, वो आ जाता है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। तो जब हम ये बच्चों पांचों को कैलकुलेट कर लेते हैं तो जो फिगर बनता है वो आता है आपका NDP फैक्टर कॉस्ट। और हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, NDP फैक्टर कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डोमेस्टिक इनकम। ये हमारा डोमेस्टिक इनकम है, ठीक है। तो डोमेस्टिक इनकम निकल गया यहाँ पर। अब हमको सीधा इसके बाद बहुत सिंपल प्रोसेस है, जब हम NDP FC निकाल चुके हैं तो हमारा लास्ट स्टेप क्या होगा, NNP
फैक्टर कॉस्ट निकालना। तो हम फिर वही जो हमने पिछले वाले क्लास में मैंने बताया हुआ है कि जब हम एक जो कॉन्सेप्ट है, ये जो एक एग्रीगेट से हम दूसरे एग्रीगेट में स्विच करते हैं तो हमको बेसिकली सिर्फ 3 चीज़ का ध्यान देना है। पहला ग्रॉस है या नेट है, दूसरा डोमेस्टिक है या नेशनल है, और तीसरा एफसी है या मार्केट प्राइस है। सिर्फ ये 3 चीज़ों पे देखना है, और उसका मैंने वहाँ उस वीडियो में सब कुछ बता रखा है कि क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना है। तो आप वो वीडियो आराम से देखिएगा, फिर आप इसको समझिएगा। तो तीनों मेथड्स में सिमिलर चीज़ आती है। तो अब हम एनडीपीएफसी पे आ चुके हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हमको एनडीपीएफसी से एनएनपीएफसी में बेसिकली चेंज क्या आ रहा है। ये देखिए, यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है, यहाँ एफसी है, यहाँ एफसी है। ये दोनों तो सेम है, बस सिर्फ डोमेस्टिक और नेशनल का है। तो जब भी डोमेस्टिक और नेशनल का कॉन्सेप्ट आता है तो हमें सिंपल NFIA ऐड कर देना होता है। तो जहाँ पर हम एनडीपीएफसी में NFIA को ऐड कर देंगे तो फाइनली बच्चों आपका नेशनल इनकम आ गया। ठीक है, यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है। तो अब जैसे देखिए यहाँ पर अगर हमने देखा तो बेसिकली हमने किस किस चीज़ को देख लिया नेशनल इनकम में। जस्ट अ सेकेंड, हमने ये सारे जो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें देख ली। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये सारा समझ लिया। ठीक है, हाँ, उसके बाद हमने बेसिकली इनकम मेथड में और ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन था वो समझ लिया। लैंड, कैपिटल, लेबर और बेसिकली एंटरप्राइज। हाँ ठीक है, ये प्रॉफिट। अच्छा बच्चों, एक और चीज़ है छोटा सा, वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ समझा दूँ। देखिए ये प्रॉफिट जो होता है इसका बेसिकली एक और यूज़ है। इसमें 2 चीज़ें और यूज़ होती हैं। एक होता है आपका वर्ड यूज़ होता है रिटेन्ड अर्निंग, और दूसरा होता है डिविडेंड। ये चीज़ भी आप समझ लीजिए, डिविडेंड। अब ये क्या होता है, ये देखिए प्रॉफिट का ही हिस्सा होता है, इसलिए इसको प्रॉफिट के साथ लिखा गया है। देखिए कंपनी, जब भी कोई भी कंपनी, जैसे जो शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, तो शेयर होल्डर्स जो कंपनी में पैसा लगाते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, तो उनको जो कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट का बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ कंपनी को, तो कंपनी क्या करती है, उसका एक पार्ट जो होता है वो शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है कि भाई हमें फ़ायदा हुआ है, आपको भी उसका जो बेनिफिट है वो आप तक ट्रांसफ़र होना चाहिए। चाहे आप इक्विटी शेयर होल्डर हों, चाहे आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, दोनों को ही मिलता है। हाँ, उसका एक कंपनी की अलग अलग कंपनीज की पॉलिसी अलग अलग होती है कि जैसे ही आपका डिविडेंड बनता है, आपने जो शेयर्स खरीदा उसका डिविडेंड जो होता है वो बन गया, मतलब अब आपको रिसीव होने वाला है। तो डिविडेंड, जैसे मान लीजिए कि अगर आपका 10 रुपीज़ डिविडेंड बनता है तो कंपनी एट ए टाइम आपको कभी भी 10 का 10 पूरा नहीं देती है। वो क्या करती है, सपोज इसमें से 7 रुपीज़ जो होगा वो आपको पे कर देती है। ठीक है, और बाकी ₹3 जो है वो रिटेन्ड अर्निंग की तरह अपने पास ही रख लेती है, मतलब उसी फॉर्म में, रिटेन्ड अर्निंग के फॉर्म में अपने पास रख लेती है। और रिटेन्ड अर्निंग जो होता है वो कंपनी के इंटरनल फंडिंग के लिए यूज होता है, लाइक फाइनेंसिंग के लिए, फंडिंग के लिए यूज करती है कंपनी। क्योंकि आपको भी काम का, जैसे अभी 10 रुपये मिलने वाला था आपको, अगर प्रॉफिट का हिस्सा, तो चलिए 7 मिल गया, ठीक है, वो भी आपके लिए एक इनकम है। और 3 रुपए जो कंपनी ने आपके वो पैसे आपके ही होते हैं, शेयर होल्डर्स के ही, लेकिन वो कंपनी अपने पास रिटेन करके रखती है सो दैट कि अगर उनको आगे एक्सपैंड करना है, बिजनेस के ऑपरेशंस करने हैं, तो उसको उस समय एटलीस्ट उनके पास इंटरनल फंड्स में भी कुछ पैसा होना चाहिए। उसके बाद अगर एडिशनल जरूरत पड़ता है तो फिर कंपनी जो होती है वो बोरोड फंड्स के पास जाती है। अगर मान लीजिए छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट है, कुछ है, तो कंपनी वो इंटरनली ही अपने पैसे से इन्वेस्ट कर देगी, ओनर्स फंड्स के अलावा वो रिटेन अर्निंग से कर लेगी। तो उससे क्या हो जाता है, उनको सरप्लस जो इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ता है, जो कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड होता है वो पे करना पड़ता है, वो बच जाता है कंपनी। तो इंटरनल फंडिंग जो होती है नेचुरली हर किसी के लिए बेनिफिशियल होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं वहाँ पे। तो कई जगह पे आपको क्वेश्चंस में प्रॉफिट के बाद वो कंफ्यूज करने के लिए डिविडेंड और वो बहुत सारी चीज़ें दी जाती है। तो वो सब पार्ट जो बच्चों है, अभी उसका मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं तीनों मेथड्स के न्यूमेरिकल्स जो होता है वो एक एक करके डिस्कस करूंगा। तो वहां पर आपको प्रैक्टिकल में सब कुछ समझ में आएगा। अभी आप ये कॉन्सेप्ट जो है उसको ध्यान से पढ़िए और इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं कमेंट बॉक्स के अंदर में या फिर आपको जैसे भी हो उसके ऊपर अगर मुझे सेपरेट वीडियो बनाना पड़ा तो मैं वो भी बना के आपको हेल्प करूंगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।
अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, आपको ये सारी चीज़ें ढंग से समझ में आई, आपके डाउट्स क्लियर हो गए, आपको वीडियो पसंद आया, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए ताकि उन सबको इसका बेनिफिट मिल पाए बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए हमारा यहीं तक होता है, फिर हम एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।